Hello students, this is your part second of chapter 10 gravitation and your topic is mass. हमने पढ़ा था पहले भी प्रीवियस चैप्टर में कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके इनर्शिया का मेजर होता है। तो जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है। जितना वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे होता है उतना ही वेट उसका मून पे या किसी भी आउटर स्पेस के अंदर भी उसका सेम ही मास होगा। मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है और प्लेस के साथ मतलब वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज वेट। वेट में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये एक अट्रैक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ना, इसके मास पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, फोर्स होता है जिसकी वजह से जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो F क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू एम ए। बट अगर हम ग्रेविटेशन की लैंग्वेज में बात करें तो एम जी हो जाएगा। ठीक है। जी यहाँ पर क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। तो जो फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है। इसको हम W से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एम जी। ठीक है। ये जो फोर्स है जिसकी हमने बात करी, जिसको हम वेट कहते हैं, इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन ही होगी, N। ठीक है, जिसको हम N से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये जो फोर्स है ये कहाँ कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसकी क्या होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड तो मतलब कितना, मैग्नीट्यूड मतलब 10 अगर न्यूटन ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा इसका। नाउ जो जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी एक प्लेस के लिए। और जो वेट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, मतलब मास के। और ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम। जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम मास की टर्म में मेजर करते हैं। जो मास होता है ना वो क्या होता है, हर एक जगह के लिए सेम ही होगा। लाइक अर्थ है या फिर किसी हम और प्लेनेट पे बात करें तो जो उसका वेट होता है ना वो उसकी लोकेशन पे, मतलब जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है वेट। ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून पे किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो वेट होता है वो क्या होता है, किसी भी मतलब फोर्स होता है जो अर्थ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। ठीक है। इट मीन्स जो अर्थ होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी तरीके से अगर हम मून पे किसी का वेट मेजर करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी कि जो मून है वो अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है वो वहाँ का उसका वेट कहलाएगा। ठीक है। तो जो मास होता है ना वो मून का वो लेस होगा, मतलब कम होगा, अर्थ के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसी वजह से जो मून जो है, जो फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, वो भी अर्थ के कंपैरिजन में कम होगा। अगर हमने मान लिया कि
किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, लाइक अपने मान लिया कि जो कोई भी एक मून है, मतलब मून का वेट हमने क्या मान लिया, WM मान लिया, और मास मान लिया mm, ठीक है, एंड रेडियस मान ली RM। तो मून के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे WM क्या हो जाएगा, कैपिटल G MM स्मॉल m अपॉन R²m। ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था फोर्स का। उसी तरीके से यहाँ पे अर्थ का दे रखा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है अर्थ एंड मून दोनों की। इन दोनों फॉर्मूलेस के अंदर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे पुट करके WM की और WE की वैल्यू निकालेंगे तो WM की तो वैल्यू क्या आएगी, ये 2.431 एंड WE की आएगी, मतलब अर्थ की आएगी 1.474, ठीक है, ये आएगी। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में तो हमारे पास क्या आएगा, 1/6। ये आपस में 1/6 बार कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे और जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वो क्या है, 1/6 है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ पे 60 किलोग्राम है तो मून पे क्या हो जाएगा उसका 1/6, मतलब 60/6 मतलब 10 kg उसका वेट होगा मून पे। मास दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का 10 kg, उसका वेट फाइंड करना है हमें अर्थ पे। तो मास क्या है, 10 है, और अर्थ पे उसका वेट क्या हो जाएगा, mg। तो m तो अपने को दे रखा और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। तो 98 न्यूटन जो है उसका ऑब्जेक्ट का वेट होगा अर्थ पे। नाउ नेक्स्ट इज थर्स्ट एंड प्रेशर। तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक कैमल है वो इजीली रन कर लेता है डेजर्ट के अंदर। जो आर्मी टैंक होते हैं वो भी क्या है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी वो चेन्स जो उस पर लगी होती हैं उनके थ्रू क्या है वो इजीली मूव कर लेते हैं, ठीक है। सो कुछ भी शार्प एजेस, जिसकी भी टूल की शार्प एजेस है उससे हम किसी भी दूसरी चीज़ को इजीली कट कर लेते हैं। तो ये सब जितने भी फिनोमिनास होते हैं ना, ये क्या इंडिकेट करते हैं, नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, एंड जो फोर्स इन पर्टिकुलर एरिया जिसको हम प्रेशर कहते हैं। तो ये जो प्रेशर है और थ्रस्ट है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, इस वजह से इजीली कोई भी चीज़ को हम कट कर सकते हैं। तो इसे और समझने के लिए थ्रस्ट एंड प्रेशर को दो सिचुएशन दी हुई है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में है कि हमें जैसे कोई भी पोस्टर दे रखा है ये, तो अगर हम इस पोस्टर को अगर हम किसी भी बुलेटिन बोर्ड पे लगाते हैं तो हमें क्या होता है कि जो ड्राइंग पेन्स होती है, ये ड्राइंग पेन्स आप देख रहे हैं, इस ड्राइंग पेन को हम थंब से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स लगा रहे हैं, हम प्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, कहाँ लग रहा है, उस पिन के हेड पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा है, और यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स जिस पे काम कर रहा है, जिस एरिया पे काम कर रहा है ना, वो भी क्या है, बहुत ही स्मॉलर एरिया है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन दी हुई है कि अगर हम किसी भी सैंड, लूज सैंड जो होती है ना, उस पर अगर खड़े हुए हैं तो हम देखेंगे हमारे पैर क्या है, उस सैंड के अंदर धंसने लगेंगे, ठीक है। और अगर बॉडी मतलब लेट जाएं सैंड पे, ठीक है, तो अगर हम लेट जाएंगे ना तो फोर्स क्या है, कम लगेगा, और जो हमारी जो बॉडी है ना वो सैंड के ऊपर ही रहेगी। सो जो वेट होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है, एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और क्या है, परपेंडिकुलर काम करता है किसी भी सरफेस के। अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड पे अगर हम सीधे खड़े होंगे तो हमारे पैर क्या है, नीचे की तरफ धंस जाएंगे, लेकिन अगर हम लेटे हुए होंगे तो हमारा जो एरिया है बॉडी का वो ज़्यादा है,
तो हम मतलब उसमें धंसेंगे नहीं। सो जो फोर्स एक्ट करता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो अगर हम जब लूज एंड में खड़े थे तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बॉडी का वेट है ना वो क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, इक्वली एरिया पे, मतलब नीचे दोनों फीट्स पे काम कर रहा है। और अगर अगर आप लेट जाओगे तो वो जो फोर्स काम करेगा वो पूरी बॉडी पे करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एरिया है ना वो लार्ज हो गया है एज़ कम्पेयर टू फीट्स। तो जो इफेक्ट होगा ना फोर्स का वो भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा अलग अलग एरियाज में। मतलब साफ सभी पे, पूरी लेटी हुई जो बॉडी है उस पर सभी एरिया पे सेम फोर्स लगेगा। ठीक है। सो यहाँ पे थ्रस्ट तो सेम रहेगा बट यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो जो इफ़ेक्ट होता है ना थ्रस्ट का वो किस पे, एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मतलब द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग वाइल देन वाइल लाइन। तो जो इफ़ेक्ट होगा ना थ्रस्ट का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा जब हम खड़े होंगे, एंड जब लेटे हुए होंगे तब थ्रस्ट का इफ़ेक्ट कम होगा। तो थ्रस्ट ऑन यूनिट पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है। सो जो पर यूनिट जो थ्रस्ट लग रहा है, मतलब जो पर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। सो प्रेशर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब थ्रस्ट मतलब जो फोर्स लग रहा है वो अपॉन एरिया। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट की क्या होगी, मतलब ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर, मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, एन होती है। एंड जो एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। तो इसकी प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो जो जितनी भी गैसेस एंड लिक्विड्स होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। तो सॉलिड एक्सर्ट, मतलब जो सॉलिड होता है ना वो क्या करता है, वो किसी भी सरफेस पे ना मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके वेट की वजह से। ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेन स्पेस पे एक कोई भी वेट पड़ा है, मतलब कोई भी सॉलिड रखा हुआ है, तो उसकी वेट जो होगा ना, ये डब्ल्यू जो उसका वेट है उसकी वजह से क्या होगा, उस सरफेस पे एक प्रेशर पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो फ्लूइड्स होते हैं ना, ये इनमें भी कुछ ना कुछ वेट होता है और ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दूसरे सरफेस पे। सो अगर हम पानी वगैरह किसी भी कंटेनर में भर के रखते हैं तो वो जो वाटर होता है ना उसमें भी वेट होता है, तो उसकी वजह से जो कंटेनर की वॉल्स होती है ना उस पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट वो करता है। नाउ बायोंसी। सो बायोंसी फोर्स को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। ठीक है। अगर हम उसको क्या है कि एक बकेट लेना है और जो कि वाटर से पूरी तरीके से फिल हो। जब हम उस वाटर को उस बाल्टी के अंदर, जो उस बकेट है उसके अंदर पुश करेंगे, तो जब हम उसको पुश करेंगे ना तो वो ऊपर की तरफ उठेगी वापस। अगर हम जिसको जितना बॉटल को नीचे पुश करेंगे तो उतने ही फोर्स के साथ वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है। सो ये जो है उसको, मतलब जो बॉटल होती है ना उसको बॉन्ड बायोंस करता है वापस ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की सरफेस की तरफ। तो इसी फोर्स को जो हम क्या कहते हैं, बायोंसी फोर्स कहते हैं, जो कि किसी मतलब बॉटल को, खाली बॉटल को जो ऊपर की तरफ वापस फोर्स करके भेज रहा है। The force due to gravitational attraction of the earth act on the bottle in the downward direction। ठीक है। सो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है ना जो अर्थ का होता है, वो क्या करता है, बॉटल में नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो जब हम बॉटल को पुल करते हैं ना डाउनवर्ड,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब बॉटल को हमने डाउनवर्ड पुश करा तो जो वाटर होगा ना वो खुद भी क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा बॉटल के ऊपर, जो कि क्या करेगा, उस बॉटल को वापस ऊपर की तरफ भेजेगा। ठीक है, अपवर्ड पुश करेगा। तो ये जो वाटर जो फोर्स लगा रहा है ना, वो क्या है, बायोंसी फोर्स कहलाता है। ठीक है। सो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है अर्थ का। सो जो बॉटल है वो जब ऊपर की तरफ मतलब जब उसको हम इमर्ज करेंगे, बॉटल को नीचे की तरफ डालेंगे, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ उसको धकेलेगा। तो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स धकेल रहा है ना, उसको हम बायोंसी फोर्स कहते हैं। Now next is why object float or sink when placed on the surface of water. So किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर पे रखते हैं, वाटर की सरफेस पे रखेंगे, तो कई ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे जो सिंक मतलब डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, एंड कई होते हैं जो फ्लोट होते रहते हैं, मतलब ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर अपने वाटर फिल कर दिया, उस पर हमने क्या करा, एक आयरन की नेल मतलब कील रखी। तो हम देखेंगे कील क्या होती है, पानी में डूब जाती है, सिंक हो जाती है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का, जो अर्थ लगा रही है उस नेल पे, तो उसकी वजह से क्या है, जो नेल होती है ना वो क्या करती है, डाउनवर्ड चली जाती है। ठीक है। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे क्या होगा कि एक अप मतलब जो वाटर है, वाटर भी क्या है, एक तरीके का फोर्स लगा रहा है, जो बायोंसी फोर्स होता है ना वो लगा रहा है, जिसकी वजह से नेल क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि जो नेल जो है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना अर्थ का, वो ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बायोन्सिक फोर्स के। तो इस वजह से क्या होता है कि नेल ऊपर की तरफ नहीं आती है, सीधा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण नीचे की तरफ सिंक हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ चली जाती है। नाउ सेकेंड एक और एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या करा, वही बीकर लिया जिसके अंदर पानी फिल करा है, एंड उसमें हमने क्या लिखा, एक पीस ऑफ कॉर्क लिया और वही आयरन की नेल ली। दोनों की मास यहाँ पर क्या है, इक्वल ही है। तो अगर हम दोनों को रखेंगे तो हमें क्या देखेंगे, जो कॉर्क होता है ना वो तो क्या फ्लोट होने लगेगा, और जो नेल होती है वो सिंक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये किस वजह से होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से होता है। ठीक है। दोनों के मास तो इक्वल है बट डेंसिटी अलग अलग है। तो ये जो डेंसिटी होती है ना, ये क्या होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या कहलाती है, इसकी डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है ना कॉर्क की, वो वाटर की डेंसिटी से कम है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो वो क्या करेगा, फ्लोट होने लग जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है। तो जो जो यहाँ पे जो वाटर है ना, वाटर का जो वेट है ना, वो उस कॉर्क के वेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से ही वो फ्लोट करने लगेगा। उसी तरीके से अगर हम आयरन की बात करें, नेल की बात करें, तो यहाँ पर जो नेल है ना उसका जो डेंसिटी है ना वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो जब डेंसिटी ज़्यादा है तो जो उसका वेट है ना नेल का, वो भी वाटर के वेट से ज़्यादा है। इस वजह से ही वो सिंक हो गई नीचे, मतलब डूब गई। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है लिक्विड के अंदर, जिसके अंदर वो उसको हम रखते हैं, तो वो जो लिक्विड की अगर डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगी, अदरवाइज़ वो सिंक हो जाएगी, मतलब डूब जाएगी उसमें। से आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। आपको क्या करना है, एक स्टोन लेना है जिसको एक रबर पे आपको ट्राई कर देना है। ट्राई करने के बाद अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो आप क्या देखोगे, रबर की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। ये इंक्रीज़ किसकी वजह से होता है, जो स्टोन हमने बांधा है ना उस रबर पे, उसके वेट की वजह से। बट अगर हम उसको पानी के अंदर डिप करेंगे, अगर हम इस रबर को पानी के अंदर डिप करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो रबर की लेंथ है, अगर हम इसको फ्री छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ना रबर की, वो
ऐसे स्टोन की वेट की वजह से बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। बट अगर हम पानी में उसको अगर रख रहे हैं ना, तो ये जो लेंथ होती है ना इस रबर की, वो ज़्यादा नहीं खिंचेगी, मतलब ज़्यादा लंबा रबर नहीं खिंचेगा। वो इस वाटर की वजह से होता है, क्योंकि ये जो वाटर है ना ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये जो रबर की लेंथ है ना वो लंबी नहीं खिंचती है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो एनलॉन्गेशन हो रहा है स्ट्रिंग का, मतलब जो लंबाई बढ़ रही है ना, अगर हम उसको वाटर के अंदर करेंगे ना, वाटर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसकी जो लंबाई है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको फ्री छोड़ देते हैं तो। सो ये जो है ये किस वजह से होता है, इसकी स्टोन के वेट की वजह से है। बट यहाँ पर क्या है कि पानी के अंदर जब हम उसको सेम चीज़ करते हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। सो यहाँ पर क्या है कि एक फोर्स लग रहा है स्टोन पे, ठीक है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से कि जो नेट फोर्स होता है ना स्ट्रिंग का वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो उसका एनलॉन्गेशन होता है, मतलब जो उसका खिंचाव होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है वाटर का, वो हमने पढ़ा था अभी कि उसको हम क्या कहते हैं, बायोंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि जब भी कोई बॉडी को अगर हम फुल्ली या पार्शली किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करेंगे, मतलब डालेंगे, तो उस पर क्या है, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, उस वेट की इक्वल होगा जितना कि उस ऑब्जेक्ट ने उस फ्लूइड का रिमूव, मतलब कितना वेट रिमूव किया है उसकी वजह से। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे स्टोन था, तो स्टोन जब हमने डिप करा पानी में, तो उस स्टोन ने कितना पानी को हटाया अपनी जगह से, तो वो जितना पानी को उसने हटाया ना, उसका वेट जो होता है ना वो इक्वल वेट उस पर डिपेंड करता है वो फोर्स। नाउ रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है। तो जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो अलग अलग, मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर क्या होगी, हमेशा सेम ही होगी। नाउ अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की डेंसिटी इतनी होगी, वाटर की डेंसिटी इतनी होगी। ठीक है। सो गोल्ड की क्या होगी, 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की होगी 1000 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। ये अलग अलग सबकी डेंसिटी होती है। सो कभी भी किसी भी डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो ना, तो वो हम वाटर की रिस्पेक्ट में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, बताते हैं। सो यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इस टर्म के अंदर हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि सिल्वर की जो डेंसिटी होती है वो 10.8 दे रखी है, वाटर की 10 की पावर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, आपको डेंसिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों की डेंसिटी अगर आप लिखोगे, सो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। So we have completed this chapter. Thank you.